इस वीडियो में डायरेक्टिव के बारे में डिटेल में समझेंगे कि एंगुलर में डायरेक्टिव होता क्या है। तो दोस्तों, एंगुलर में जो कंपोनेंट होता है ना, वो भी एक डायरेक्टिव ही है। कंपोनेंट इज़ अ डायरेक्टिव। ओके, आप बोल सकते हैं डायरेक्टिव विद टेम्पलेट, क्योंकि कंपोनेंट में टेम्पलेट होता है। और कंपोनेंट एक आपको सेलेक्टर प्रोवाइड करता है। इस सेलेक्टर के जरिए आप जो है कंपोनेंट जो रैप्ड है, जो इनकैप्सुलेटेड है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, डायरेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक तो हो गया कंपोनेंट। कंपोनेंट इज़ अ डायरेक्टिव विद अ टेम्पलेट। ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टिव होता है वो होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। आपने सुना होगा स्टार एन जी इफ, स्टार एन जी ऑफ और फॉर। ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में। बट ये जो है ना, बिल्ड इन डायरेक्टिव है। एंगुलर प्रोवाइड करता है इस डायरेक्टिव को। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टिव को समझने के लिए एक मैं कंपोनेंट बनाया हूँ, जिसको मैं नाम दिया हूँ DIR। ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में हम लोग कुछ डायरेक्टिव प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। तो पहला तो कंपोनेंट हो गया। दूसरा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है कि मान लीजिए डॉम है, डॉम में एलिमेंट है, तो उन एलिमेंट को डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सपोज एट स्टार एन जी इफ है, तो एक पार्टिकुलर कंडीशन पे वो पार्टिकुलर एलिमेंट शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा, मीन्स रिमूव हो जाएगा। तो डायनेमिकली हम लोग शो करवाते हैं, मीन्स ऐड करते हैं एलिमेंट को और रिमूव करते हैं। या फिर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है स्टार एन जी फॉर। इसमें भी वही होता है, डायनेमिकली रो जनरेट होते जाता है, क्योंकि स्टार एन जी फॉर में एक टाइप का इटरेट करते हैं, लूप चलाते हैं और उसमें से एक एक वैल्यू को निकाल कर हम लोग दिखाते हैं। मीन्स उसके लिए सपोज एट एक टेबल है, टेबल के अंदर TR है, TR मीन्स एक एक रो को बोलते हैं। तो उस TR को डायनेमिकली हम लोग ऐड करते जाते हैं। ओके, तो डायनेमिकली ऐड मीन्स जो भी एरे है, सपोज दैट इसको इटरेट कर रहे हैं, उस एरे के वैल्यू को हम लोग दिखाते जाते हैं, जनरेट करते जाते हैं। तो ये सारे हो गए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो वाइडली यूज होता है। तो कुछ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को मैं लिस्ट करके रखा हूँ, उसको वन बाय वन समझते हैं एंड देन उसको इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव को हम लोग बनाकर भी देखेंगे। तो स्टार एन जी इफ, this directive is used to conditionally render or remove elements from the DOM based on given expression। जब ये ट्रू होगा तो डायनेमिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं और रिमूव करेंगे एलिमेंट को। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही वाइडली यूज होता है। क्योंकि ये वाइडली यूज होता है तो एंगुलर ने बिल्ड इन प्रोवाइड किया है। ये सारे बिल्ड इन डायरेक्टिव है जो एंगुलर प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा NG फॉर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें इटरेट करने के लिए हम लोग ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सपोज एट आइटम्स एक एरे है और उसके एक एक वैल्यू को निकाल कर उसको निकालते हैं हम लोग आइटम में। तो कुछ इस प्रकार से एग्जांपल देख सकते हैं। अगला जो होता है इन बिल्ट एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला डायरेक्टिव, जो कि ये भी वाइडली पॉपुलर है, वो है NG स्टाइल। NG स्टाइल में क्या होता है, डायनेमिकली आप जो है NG स्टाइल में आप डायनेमिकली आप स्टाइल को और CSS को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो कलर है ये ईच एरर। ओके, जब ईच एरर होगा मीन्स एरर होगा तो रेड वरना ग्रीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिकली ये कंटेंट चेंज हो रहा है, मीन्स बेस्ड ऑन द वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। बहुत ही कूल फीचर है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया है। जब एरर का वैल्यू, ये वेरिएबल है, वेरिएबल लेट से बूलियन भी हो सकता है, तो ये बूलियन वैल्यू है सपोज दैट। तो बूलियन वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तो रेड, अदरवाइज ग्रीन। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, मीन्स ये एट्रीब्यूट, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग के तहत यूज करते हैं, बिकॉज इसमें वेरिएबल यूज कर रहे हैं। मीन्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन हम स्टाइल ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास क्लास भी है। हम चाहते हैं कि क्लास तब यूज हो जब सपोज दैट ईच एक्टिव एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तो एक्टिव यूज होगा, क्लास एक्टिव यूज हो जाएगा।
एंड इस डिसेबल्ड का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो डिसेबल्ड क्लास यूज हो जाएगा। अब दोनों क्लास अलग अलग हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें CSS लिखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये बटन काम करेगा। एक्टिव रहेगा तो एक्टिव की तरह काम करेगा, डिसेबल रहेगा तो डिसेबल की तरह काम करेगा। तो ये NG क्लास हो गया जो कि डायनेमिकली हम लोग कंटेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसका क्लास का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो NG स्टाइल और NG क्लास दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, ये वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा इसलिए इसको खास बनाते हैं। तो ये सारे ना इनबिल्ट वाइडली यूज होने वाला डायरेक्टिव है। ना अगला जो डायरेक्टिव है वो है दोस्तों NG स्विच। NG स्विच में क्या है कि जब वेरिएबल का वैल्यू मीन्स यूज़र टाइप क्या होगा, एडमिन होगा तो ये वाला सेक्शन शो करेगा, यूज़र होगा तो ये वाला सेक्शन शो करेगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन यूज होगा। तो NG स्विच केस हम लोग लिखते हैं NG स्विच एंड देन NG स्विच केस, NG स्विच डिफ़ॉल्ट। तो कुछ इस प्रकार से इनबिल्ट एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड करने वाला डायरेक्टिव होता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बोल सकते हैं। तो ऊपर के जो डायरेक्टिव देख रहे हैं $ng इफ एंड $ng फॉर और $ng ये भी स्विच भी देख सकते हैं, ये सारे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। ओके एंड उसके अलावा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी है। तो NG क्लास देख रहे हैं ना, NG क्लास और NG स्टाइल ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग एट्रीब्यूट ही तो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। तो NG क्लास और NG स्टाइल जो है बिल्ड इन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, याद रखिएगा, बिल्ड इन एट्रीब्यूट, बिकॉज एज अ एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट मान लीजिए NG क्लास है तो उसे हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो वो भी एक डायरेक्टिव ही है क्योंकि ये कस्टम है, ये HTML के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, ये आपने बनाया है। मीन्स NG क्लास आपने नहीं बनाया, एंगुलर की टीम ने बनाया है, बट इट्स नॉट ए बाय डिफॉल्ट और नेटिव प्रॉपर्टी ऑफ HTML। ओके, तो ये हो गया NG स्टाइल एंड NG क्लास इज बिल्ड इन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो कि एंगुलर प्रोवाइड करता है, और $ng इफ, $ng फॉर और NG स्विच ये जो है बिल्ड इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है जो एंगुलर प्रोवाइड करता है। तो ये सारे एंगुलर प्रोवाइड करता है, ये जो भी मैंने आपको बताया। एक और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं NG मॉडल, ये भी एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव ही है। तो NG मॉडल से 2 वे डेटा बाइंडिंग हम लोग अचीव करते हैं। आपको याद होगा कि एट्रीब्यूट बाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म है या फिर कोई एक फील्ड है, उस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फील्ड है सपोज दैट, ओके, इनपुट फील्ड है तो सपोज दैट उसमें क्या होगा, इनपुट फील्ड है तो उसमें कैसे लिखेंगे, तो जस्ट क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट एंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं NG मॉडल। तो हम लोग पहले कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये इवेंट बाइंडिंग के जैसा लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, NG मॉडल ऐसे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे रैप कर देते हैं जैसे एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एंड यहाँ पे हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं। सपोज एट इनपुट का कोई नेम होगा तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। तो ये दोस्तों क्या होता है, 2 वे डेटा बाइंडिंग हम लोग अचीव कर सकते हैं NG मॉडल के द्वारा। तो ये हो गया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम लोग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राइट नाउ दोबारा से हम लोग फिर देखेंगे फॉर्म में, बट अभी आप ये समझ जाइए कि ये भी एक डायरेक्टिव है NG मॉडल। अब दोस्तों एक कंपोनेंट डायरेक्टिव विद टेम्पलेट एंड दूसरा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड तीसरा
जो है वो होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो ये तो दोस्तों बिल्ड इन डायरेक्टिव है जो एंगुलर ने प्रोवाइड किया, एनजी क्लास एंड एनजी स्टाइल। बट आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों यस, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको बोल सकते हैं आपकी यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड डायरेक्टिव, आप कस्टम डायरेक्टिव, इसको कस्टम डायरेक्टिव बोल सकते हैं। कस्टम डायरेक्टिव अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों कस्टम डायरेक्टिव बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक डायरेक्टिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो डायरेक्टिव मीन्स, कस्टम डायरेक्टिव में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, उसको इन्हेंस करना चाहते हैं। तो उसके फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, आई मीन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज करेंगे तो उसको इनबिल्ट जो नहीं है, आप जो है खुद का यूजर, आई मीन आप खुद से बनाना चाहते हैं कस्टम डायरेक्टिव, कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा कमांड रन कर लेता हूँ। ओके, एंड कमांड रन करके मैं एक डायरेक्टिव जनरेट करूँगा, बिकॉज इसका बेसिक स्केलेटन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली लिखूँगा ng जनरेट डायरेक्टिव ng जनरेट डायरेक्टिव, एंड डायरेक्टिव का नेम दे देते हैं, डायरेक्टिव का नेम हम लोग हाईलाइट दे देते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट रहेगा उसके कलर को चेंज करेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि एंगुलर का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी यही एग्जांपल दिया गया है। तो मैं जो है एक हाईलाइट करके एक डायरेक्टिव में बनाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टिव के जगह पे डी कर देता हूँ। देखते हैं, चेक करते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं। यहाँ पे कुछ अभी आया था, कुड नॉट फाइंड अ नन राउटिंग एनजी मॉडल। बिकॉज मैं जो यूज कर रहा हूँ दोस्तों वो है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, और इस एप्लीकेशन में कोई भी एनजी मॉड्यूल है ही नहीं, मॉड्यूल ही नहीं है, मॉड्यूल गायब है। दैट्स वाई ये एक एरर दे रहा था, कैन नॉट फाइंड नन राउटिंग मॉडल। तो उसके लिए हम लोग स्कीप इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहा है कि कहाँ पे एनजी मॉडल है जहाँ पे वैल्यू को इंपोर्ट कर सके। ओके, तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि स्किप कर देता हूँ, स्किप इंपोर्ट। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जस्ट इसको क्रिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे पास स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो हम लोग उसी को ही यूज कर लेंगे। स्किप इंपोर्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि डायरेक्टिव क्रिएट हो गया है, वो है ऐप के अंदर हाईलाइट डायरेक्टिव है। ओके, हाईलाइट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव को ओपन करके देखते हैं कि वो जो जनरेट हुआ है वो कैसा दिखता है। तो दोस्तों जैसे @ जो डेकोरेटर यूज करते थे कंपोनेंट में, उसी टाइप से यहाँ पे डायरेक्टिव में भी है @ डायरेक्टिव, और यहाँ पे सिलेक्टर है। मीन्स इसको काम कैसे करेगा, तो इस सिलेक्टर के माध्यम से कॉल कर, आई मीन काम करेगा। तो हमको ये सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा, देन ये वर्क करेगा। एंड उसके बाद होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टर में हम लोग कर सकते हैं। नाउ यहाँ तक आपने समझ लिया कि डायरेक्टिव दिखता कैसा है, और तो ये इस प्रकार से दिखता है। अब इसको यूज करके दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा डायरेक्टिव यूज करेंगे जो कि कलर को, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जिसमें यूज करना चाहते हैं उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो कंपोनेंट क्रिएट किया था उसका नेम था dir। इसी में हम लोग यूज करने वाले हैं इस डायरेक्टिव को। ओके, और मुझे पता है कि ये डायरेक्टिव अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एक चीज़ हम लोग मिस किए हैं, क्योंकि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, उसको हम लोग बाद में करके दिखाएंगे। ओके, दिस इज़ द स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो हम लोग अब एक सेक्शन लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो HTML का पार्ट है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
एंड हम लोग एक सपोज दैट पी पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे और उसके अंदर जो कंटेंट है उसके वैल्यू को चेंज करेंगे, बिकॉज एडिशनल मॉडिफिकेशन ये सारे चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव और कस्टम डायरेक्टिव के माध्यम से, जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं कमेंट आउट कर दिया हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे। नाउ हम लोग यहाँ पे क्विकली ऐड कर देते हैं पी टैग, जस्ट पी, एंड पी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माय फर्स्ट डायरेक्टिव। बट इसका जो कलर होगा दोस्तों, वो कलर यहाँ पे डायरेक्टिव से इन्हांस होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टिव से कलर इन्हांस होने वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टिव को यूज कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्टिव हम लोगों ने बनाया है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्टर को, और इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं dir component.html में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद इसमें हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे, क्योंकि जो कलर हम लोग पास करेंगे वही उसी कलर का वैल्यू होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माई इनपुट वैल्यू वैल ऐसे करके पास कर देता हूँ। ये जो माई इनपुट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कलर कलर के डिटेल को हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में जो कलर डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट का, इस पैराग्राफ का कलर होगा। तो इनपुट एंड यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन ng। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंट्रोल यूज कर ले रहे हैं। ओके, फॉर्म कंट्रोल इज इक्वल टू यहाँ पे नेम लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। नाउ इसे यूज करने के लिए हमें रिएक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा, उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के सेक्शन में हम लोग रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तभी वो वर्क करेगा, बिकॉज हम लोग रिएक्टिव फॉर्म यूज करने वाले हैं। रिएक्टिव अगेन मैं यहाँ पे डालता हूँ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। बट इस रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं एंगुलर के फॉर्म से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ ये इंपोर्ट हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर दोस्तों यहाँ पे दिस डॉट माई इनपुट वेरिएबल देंगे, और न्यू, क्योंकि हम लोग रिएक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज करेंगे, और इसके अंदर का वैल्यू रहेगा, इनिशियल वैल्यू हम लोग रेड कर देते हैं, या एम्प्टी भी कर सकते थे। इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैं क्विकली इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ये डिक्लेयर हो गया, बट इसका जो टाइप होगा ये भी फॉर्म कंट्रोल होगा, फॉर्म कंट्रोल। तो इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब हम माई इनपुट के वैल्यू को, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माई इनपुट, इस यहाँ पे माई इनपुट लिखना पड़ेगा। अभी ये परफेक्ट है, अभी सही से काम करेगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा हम लोग टाइप करेंगे, वो वैल्यू हम लोग ऐप हाईलाइट में भेज देंगे, और ऐप हाईलाइट उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पैराग्राफ है उसका कलर को चेंज कर देगा। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, मैं इस कमेंटेड एरिया को नीचे रिमूव कर देता हूँ। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो ऐप हाईलाइट है इसमें एरर आ रहा है। वाई? बिकॉज हम लोग ये डायरेक्टिव अभी इंपोर्ट नहीं किए हैं। तो अभी क्या करते हैं कि इस डायरेक्टिव को, हाईलाइट डायरेक्टिव, इस डायरेक्टिव को हम लोग
कंपोनेंट में dir कंपोनेंट और ts में इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट के सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे गया और ये ऐसे करके इंपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर में। नाउ अब ये इशू जो आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू करने के बाद हम लोग एक काम और करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं HTML में, अगर हम लोग dir.html में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ऐप हाईलाइट हम लोग यूज किए हैं। तो एज अ इनपुट प्रॉपर्टी हमें उसे प्राप्त भी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट, एंड इनपुट प्रॉपर्टी टाइप करने के बाद ये ऐप हाईलाइट, ये सेम नेम यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और सेम नेम से वो वैल्यू को प्राप्त करेंगे। जो भी वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ऐप हाईलाइट में, उसे आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि आप कुछ पास कर रहे हैं। तो जब अगर जब कोई कस्टम डायरेक्टिव बनाते हैं और कुछ भी पास करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए इनपुट प्रॉपर्टी यूज करा जाता है। आपको याद होगा कि कोई भी डेटा अगर पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड तो आप जो है इनपुट प्रॉपर्टी से प्राप्त करते हैं। उसी टाइप से जहाँ भी जिस पार्टिकुलर एलिमेंट में हम लोग ये डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं वहाँ पे वैल्यू को पास भी करना पड़ेगा। पास नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर पास कर रहे हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए इनपुट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, इनपुट डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग ऐसे कर सकते थे, इसको रिमूव कर देते। मैं आपको दिखाता हूँ, बस सिंपल। मैं क्या करता, इस पार्टिकुलर सेक्शन को ऐसे रिमूव कर देता और बस ये इस टाइप से कुछ रहता। ये है डायरेक्टिव, ओके, ये है कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, दैट्स इट। तो ये परफेक्टली ये वर्क करता। बट हम लोग क्योंकि कुछ पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, तो जब भी कोई फॉर्म में वैल्यू डालेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड ये फॉर्म कंट्रोलर मीन्स रिएक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जब भी कोई इनपुट फील्ड में वैल्यू डालेगा तो एट द सेम टाइम वो वैल्यू पास भी हो जाएगा इस ऐप हाईलाइट की मदद से। इस डायरेक्टिव के में हम पास भी कर रहे हैं, तो डेटा आ गया इस जगह पे हाईलाइट डायरेक्टिव में, क्योंकि हम लोगों ने रिसीव कर लिया वाया इनपुट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे कलर के पास ये एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है उसको रेड कर देता हूँ। तो मैं रेड जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में ये एरर चला गया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और हम लोग सक्सेसफुली इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ब्राउज़र में आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे रेड डाले, वहाँ पे ऐसे अभी कुछ होगा नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने वैसा कोई लॉजिक लिखा नहीं है डायरेक्टिव में। तो डायरेक्टिव में हम लोग को वो पार्टिकुलर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि इस कलर को इसको चेंज करना है, जो भी कलर इसमें डालेंगे डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर वो वैलिड कलर होगा तो वो ये जो पैराग्राफ है हमारा पी टैग के अंदर जो लिखा हुआ है वो जो है चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो देखिए मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसे रिसीव तो कर लिया डायरेक्टिव में इनपुट एलिमेंट के माध्यम से, बट मैं ng ऑन चेंज यहाँ पे लिखूँगा। ng ऑन चेंजेस आपको पता है ना, एक लाइफ साइकिल हुक का पार्ट है। तो ng ऑन चेंजेस आप जो है डायरेक्टिव के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैं क्विकली ng ऑन चेंजेस लिख लेता हूँ, ng ऑन चेंजेस, ng ऑन चेंजेस यहाँ पे लिखते हैं एंड फिर इसको क्लोज करते हैं। अब हम इस सिंपल चेंज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल चेंजेस है, इसमें पहले वाला डेटा और करेंट डेटा दोनों का डिटेल मौजूद होता है। और दोस्तों जब भी कभी ऐप हाईलाइट किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट में ये लिखते हैं, ये सेलेक्टर यूज करते हैं, मीन्स ये जो हमारा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है कहीं भी अगर हम डिफाइन करेंगे
तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एक्सेस हमें मिल जाता है, उसका एक एक चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एवरीथिंग। मतलब वो पार्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट हो गया तो कोई भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा ये डॉम है, ओके, हम इस पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए हुए इनपुट एलिमेंट यूजिंग सेलेक्टर, लेट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्लास नेम के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लिए, अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो जो डायरेक्टिव होता है वो एक इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव एवरी कंट्रोल, सारा कंट्रोल मेरे ऊपर है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट ईएल लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एलिमेंट रेफ। ये एलिमेंट रेफ क्या है, रेफरेंस, एलिमेंट का रेफरेंस, मतलब जो एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट करने जहाँ पे ये डायरेक्टिव यूज किए हैं उस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट भी कर लिए हैं। तो जो एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसका डिटेल प्राप्त करने के लिए इस एलिमेंट रेफ यूज करते हैं, ठीक है, उसका इंस्टेंस यूज करते हैं। नाउ हम लोग कंसोल करके इसके एक एक प्रॉपर्टी को प्राप्त कर इसके ईएल को कंसोल लॉग करेंगे। तो क्योंकि इस क्लास का प्रॉपर्टी है ईएल, इसीलिए हम लोग दिस यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ईएल को प्रिंट करके देख लेंगे कि इसके अंदर है क्या, ताकि हमको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए, जस्ट हमारा पेज रीलोड हुआ और ये एलिमेंट रेप, क्योंकि ईएल को हम लोगों ने कंसोल किया था इसीलिए एलिमेंट रेप मिल गया। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेटिव एलिमेंट, और नेटिव एलिमेंट के अंदर ये पी टैग जो है, पी टैग का एक्सेस मौजूद है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस पी टैग को एक्सेस करना पड़ेगा, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ई एल डॉट, क्योंकि एलिमेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस ऐसे ही तो करते हैं, ई एल डॉट यूज करके करते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसका प्रॉपर्टी नेम। तो हम नेटिव एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। नाउ नेटिव एलिमेंट लिखने के बाद क्योंकि उसका कलर हमको चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइल के बाद हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, क्योंकि स्टाइल चेंज कर रहे हैं और उसके अंदर के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ इस प्रकार से। नाउ दोस्तों अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम कंसोल करके बैकग्राउंड कलर चेक कर रहे हैं, बट इससे पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है ना उसमें हम लोग कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं। तो ये कौन सा वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू वही होगा जो हम लोग इनपुट प्रॉपर्टी से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू दिस कलर कर देते हैं। अब ये जो कलर है जो हमें मिल रहा है उसको दोबारा से हम असाइन कर देते हैं। और अभी ये कंसोल लॉग की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होगा क्या कि जब भी वैल्यू चेंज होगा, जब भी हम लोग कंटिन्यूसली टाइप करेंगे तो ng ऑन चेंजेस उसको ये कॉल होता रहेगा लाइफ साइकिल हुक, और ये बेसिकली क्या करेगा, उस वैल्यू को जो हम प्रोवाइड कर रहे थे उस वैल्यू को, मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे 2A डेटा बाइंडिंग यूज किया हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज ये एक रिएक्टिव फॉर्म है और ये भी एक काइंड ऑफ 2-वे डेटा बाइंडिंग ही प्रोवाइड करता है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस डॉट कलर, ये जो दिस डॉट कलर का वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा जो भी हम वहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि टाइप करते हैं यहाँ पे फ्लो होके आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग असाइन कर देंगे पी टैग के। ओके नाउ अब हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ये रेड दिखाई दे रहा है। रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके वजह से दिखाई दे रहा है शायद, तो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ।
तो क्या होगा कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट कलर येलो होगा, बट क्योंकि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट कलर एक यहाँ पे रेड दिया है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तब भी ये रेड ही रहेगा, देख सकते हैं। नाउ एक बार फिर से रीलोड करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या इनपुट क्या यहाँ पे कंसोल हो रहा है। तो यहाँ पे रेड कंसोल हो रहा है, येलो नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ से वैल्यू आया और हम लोगों ने यहाँ पे ng ऑन चेंजेस में ये लिखे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर में लिखते तो ऑफकोर्स येलो आता। तो ऐसे हो गया। अगर हम यहाँ ग्रीन कर देते हैं, देखिए ग्रीन हो गया, क्योंकि ये वैलिड कलर नेम है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है तो आप तो समझ गए होंगे, यहाँ पे जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटा फ्लो हो जा रहा है उस डायरेक्टिव में, एंड बिकॉज ऑफ द इनपुट प्रॉपर्टी। और वहाँ पे क्योंकि हम लोग डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं, उसके सेलेक्टर को यूज कर रहे हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट में एज अ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, एज अ प्रॉपर्टी, तो अब उसका सारा एक्सेस हमारे पास है। तो उसको हम यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना कूल फीचर है यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टिव के माध्यम से उस पार्टिकुलर एलिमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू को भी डाल सकते हैं, डायरेक्टिव के अंदर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग एक काम और करके यहाँ पे देखेंगे। जब हम यहाँ पे ना माउस इंटर करेंगे तो ये डिफरेंट कलर हो जाएगा। मतलब एक इवेंट पर भी हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम लोग होस्ट लिस्नर यूज करते हैं। होस्ट लिस्नर क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है तो जैसे आपको पता है ना कि नेटिव ब्राउज़र का भी एक होता है इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर। हम लोग वो इवेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि क्लिक इवेंट। जब भी कोई क्लिक होगा तो एक मेथड कॉल होगा और वो मेथड कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके अंदर जो लॉजिक लिखा होगा वो काम हो सकता है। तो उसी टाइप से कोई भी मीन्स माउस इंटर कोई भी इवेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, और जब भी वो इवेंट अकर्ड होगा तो ब्राउज़र उसके ऊपर जो मेथड लिखे हुए होंगे और उस मेथड में जो लॉजिक लिखे हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्टिविटीज़ होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग होस्ट लिस्नर यूज करते हैं। होस्ट लिस्नर उसका इक्विवेलेंट है, बट एडवांटेज ये है कि अगर आप ऐड इवेंट लिस्नर लिखते हैं और मान लीजिए कि वो कंपोनेंट डिलीट हो गया, डिलीट मीन्स डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, बहुत सारे कंपोनेंट आते जाते रहते हैं। कभी जब लोग नेविगेट करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट रिप्लेस हो जाता है उससे। तो पहले वाले कंपोनेंट का अगर चीज़ें ब्राउज़र में अगर सेव हो जाएंगी तो मेमोरी लीक का खतरा हो जाएगा, क्योंकि इवेंट तो अवेलेबल है नहीं, ब्राउज़र में है ही नहीं, और वो बट यहाँ पे रजिस्टर हो गया है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जो जावा स्क्रिप्ट का कोड जनरेट हुआ था वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, और ये लिसनर जो है ऐड इवेंट लिसनर ऐड हो चुका है, बट उसका तो यूज हो नहीं रहा, तो हमें जो है उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो ऐसे कर करके मीन्स जितना यूज करते जाएंगे एप्लीकेशन को उतना सारा इवेंट रजिस्टर होता जाएगा, और एट द एंड हमको एक परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करके देता है। इसीलिए हम लोग को रिमूव भी करना चाहिए। बट हमारे पास एंगुलर के द्वारा इनबिल्ड प्रोवाइड किया हुआ चीज़ है, वो है होस्ट लिस्नर। ये भी एक डायरेक्टिव ही है, ठीक है। तो हम लोग होस्ट लिस्नर यूज करते हैं। ये क्या करेगा कि जब भी वो इवेंट होगा तो वो जो है जैसे ऐड इवेंट लिस्नर वर्क करता है नेटिव जावा स्क्रिप्ट में, वैसे ही ये भी काम करेगा। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके साथ। नाउ अब हम लोग क्विकली ऐड इवेंट लिस्नर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड इवेंट लिस्नर में जब हम लोग माउस इंटर करेंगे, अब जाहिर सी बात है इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर के कोड से। तो जब भी हम माउस इंटर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी, तो बैकग्राउंड का कलर मैं क्या चेंज करूं, जो हम प्रोवाइड करेंगे वही चेंज कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट ng ऑन चेंजेस तो पहले ही से एक्ट करेगा ना,
तो फिर हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, इसका कलर जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं। मतलब हम लोग जो डेटा पास कर रहे हैं वो नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, हाँ एक काम और कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ से एक डेटा पास, एक और इनपुट प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और इनपुट प्रॉपर्टी, उस इनपुट प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे दे देते हैं @input। ऑफ कोर्स इनपुट तो लिखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग डेटा प्राप्त कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट। और यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, नेम दे देते हैं। एंड इसको हम लोग प्राप्त करेंगे जो वेरिएबल में, उसको हम लोग बोल देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हम येलो ही कर देते हैं। और वहाँ पे ब्लैक पास कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस डॉट जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेंड करेंगे वो डिफ़ॉल्ट कलर सेंड करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, डिफ़ॉल्ट कलर हम लोग कर देते हैं दिस डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। बट इसको वहाँ पे डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा वापस से, तो मैं यहाँ पे क्विकली डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैं dir, इसका मतलब डायरेक्टिव का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग गए और ये ऐप हाईलाइट जैसे एक टाइप का इनपुट प्रॉपर्टी भी हो गया ना, डेटा को भी पास कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें कर रहे हैं, डायरेक्टिव एज अ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग डेटा भी पास कर रहे थे। उसी टाइप से एक और हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वो क्या था, डिफ़ॉल्ट था केवल, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ब्लैक, कुछ इस प्रकार से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि उसका यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि अभी रेड है, और जैसे ही अपना हम कर्सर माउस को उसके ऊपर लेकर जाते हैं ब्लैक हो गया। अब टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ना ब्लैक नहीं कुछ और कलर लेते हैं ताकि वो दिखाई भी दे। तो ब्लैक के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ग्रीन, ब्लू ले लेते हैं। इस बार ब्लू ले लिए। अभी लेट्स चेक। तो अभी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अभी रेड रहेगा बिकॉज यहाँ पे रेड आप लिखे हैं, और उस पर लेके गए तो ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि हमने माउस को इंटर कर दिया वहाँ पे। माउस लीव करेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा कलर कर देना चाहते हैं हम, तो हम क्या करते हैं ना, उसके कलर को रिमूव कर देंगे माउस लीव होने पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस डायरेक्टिव में आते हैं और एक और होस्ट लिस्नर लिखते हैं, और इस बार ये होस्ट लिस्नर माउस लीव के लिए होगा। तो यहाँ पे माउस इंटर की जगह पे माउस लीव कर देते हैं, बस माउस लीव। ये इवेंट का नेम है दोस्तों, माउस लीव। और यहाँ पर भी हम माउस लीव कर देते हैं, मतलब ये फंक्शन का नेम है, ऐसा सोचिए। ये माउस लीव इवेंट का नेम है, ये फंक्शन का नेम है। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग नल कर देते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। अभी हम लोग क्या करेंगे, पेज को ऑफ कोर्स रीलोड हो चुका है एंड बाय डिफ़ॉल्ट रेड है। जब अपना हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे, मतलब माउस को इंटर करेंगे, तो इसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा, एंड जब लीव करेंगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू हो गया, रिमूव किए तो हट गया, फिर लेके गए ब्लू हट गया, ब्लू हट गया। और यहाँ पे हम लोग जो भी टाइप करेंगे, यहाँ पे इस बार ग्रीन टाइप करते हैं, ग्रीन टाइप किए तो ग्रीन हो गया। और भी कलर टाइप कर सकते हैं, तो एक कलर हम लोग क्या करते हैं ना, कलर पिकर से उठा लेते हैं। ओके, तो कलर पिकर से हम लोग उठा सकते हैं। तो हमारे पास इसके यहाँ पे आने के बाद हमको कलर
मिल जाते हैं कलर पिकर। हम लोग यहाँ पे सिंपली कलर डालते हैं एंड यहाँ पे रेड, और इसके जगह पे हम लोग सेलेक्टर यूज करके कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छा सा, कुछ भी, मीन्स जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लिया। हालांकि वो भी कलर यहाँ भी चेंज हो रहा है देखिए, बिकॉज उस एलिमेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ये कलर डालते हैं इसके अंदर, देखिए क्या होता है। ये काम नहीं किया बिकॉज हैज़ छूट गया, तो मैं यहाँ पे हैज़ भी लगा देता हूँ। देखिए ये कलर यहाँ पे आ गया। आप जो है ना, ये अब एक चीज़ और आपको करना होता है, जब आप कोड लिखते हैं तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके लिए आप एक प्राइवेट फंक्शन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन बना लेता हूँ, प्राइवेट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिमेंट, नेटिव एलिमेंट रेप ही लिख दे क्या, एलिमेंट, बस एलिमेंट ही लिख देते हैं। एलिमेंट ये मेथड है, ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट, उसके वैल्यू को सेट करेगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर का नेम ले लेते हैं कलर, और ये कलर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कलर, दैट्स इट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये कलर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब हमको केवल एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, HL कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म समथिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बजाय हम लोग HL यूज कर सकते हैं, HL, और इसके अंदर रैप कर देंगे। कुछ इस प्रकार से। इस कंसोल लॉग को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। नाउ इसको यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखेंगे और यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग पास कर देते हैं, तो यहाँ पे इसके जगह पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पास कर दिए, एंड इसके जगह पे नल पास कर देते हैं। अभी देखिए अब सही दिख रहा है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल ऊपर वाले की। तो अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक मेथड बनाया HL, उसमें कलर पास किया। यहाँ पे कलर में कुछ एरर आ रहा था, मैं उसे एनी कर देता हूँ। एनी स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, बस अभी के लिए एनी कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नंबर, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, बट इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एनी कर दिया। तो अभी आप नोटिस कीजिएगा, अब जैसा है वैसा ही काम करेगा। अभी हम लोग ने क्या किया, रेड आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। जब इस पर मूव करेंगे तो ये कलर चेंज होकर ब्लू हो गया। इंटर करेंगे तो नल सेट किए थे, इसीलिए यहाँ पे वो सारे कलर रिमूव हो गए, बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गए। और यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होंगे। ओके, स्काई ब्लू, यस, यहाँ पे स्काई ब्लू कर सकते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ पे देखें कि एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट में और एक स्टैंड अलोन डायरेक्टिव को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव इज़ रियली कूल थिंग, मैं अगर बताऊँ तो आप जो है कोई भी डायरेक्टिव बना सकते हैं और उसको उस एलिमेंट को आप बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग ना आपको एक काम और करके दिखाते हैं। जैसे इस जगह पे आपने नोटिस किया था कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज करके डेटा को पास किया था। वाई? बिकॉज एट्रीब्यूट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट नहीं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, यस। एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। तो अगर पास करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो वैल्यू है
इसके अंदर जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो पास होगा एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ये अब वेरिएबल नहीं रहा। हम लोग ने इसको पूरी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से भी रिमूव कर सकते हैं, तब भी ये काम करेगा। तो जो हमारा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है वो कुछ इस प्रकार से भी यूज किया जा सकता है, बस उसका सिलेक्टर यूज करना है, दैट्स इट। वैल्यू को पास करना नहीं करना, इट्स अनदर थिंग। ऐसे करने में आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा इस डायरेक्टिव में, बिकॉज अब वो इस ऐप हाईलाइट में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ओके, और इस एन जी ऑन चेंजेस का भी अब कोई काम नहीं है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और होस्ट लिस्टनर तो काम करेगा, डिफ़ॉल्ट कलर ये सब जैसा है वैसा ही काम करेगा। अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये रेड है, जब ना माउस लेकर जाएंगे तो ब्लू हो गया, हटा दिए तो चेंज हो गया। तो देखिए ये वाला सेक्शन अभी भी काम कर रहा है, बट ये वाला वैल्यू काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हम लोगों ने इस वैल्यू को जैसे सेंड किया था, अब वो सेलेक्टर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो केवल ऐप हाईलाइट यूज करने से भी हमारा सही से काम करेगा, बट अगर वैल्यू को पास करना है तो उसे बाइंड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होता है, और कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो आप खुद का अपना बना सकते हैं, और उस सेलेक्टर को जिस भी किसी एलिमेंट में यूज करते हैं उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। इसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, ऐड और रिमूव करना चाहते हैं, उस सारा एक्सेस होगा। ये जो एंगुलर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है इंटरनली, वो भी तो यही काम करता है, जो कि कंटेंट को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो उसको इसीलिए तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बोलते हैं। तो कस्टम डायरेक्टिव जब आपको बनाना है तो आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी आप बना सकते हैं, जैसे ये इसको आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में डिफरेंस यही है कि जो आपका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है वो कंटेंट को डायनेमिकली ऐड और रिमूव नहीं करता, रेंडर और रिमूव नहीं करता, बट आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बनाएंगे तो ऐड और रिमूव भी किया जा सकता है। ये एक डिफरेंस है। तो आप क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नेम दे सकते हैं। मतलब स्टार एन जी स्टार एन जी फॉर एंगुलर का बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हो गया एन जी क्लास, एन जी स्टाइल। एन जी स्टाइल और एन जी क्लास में आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डायनेमिकली स्टाइल को लोड कर सकते हैं एन जी स्टाइल में, और एन जी क्लास में डायनेमिकली क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कूल फीचर। आई होप कि आपको डायरेक्टिव के बारे में समझ में आ गया, और आगे दोस्तों और भी बहुत ही कूल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे।